भाई ये जाली मत हिलाओ, फिर मीडिया परेशान कर रही है, मीडिया और तुम्हें जगा रही है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर मोहतरम अखिलेश यादव साहब, आजाद पार्टी के कौमी सदर चंद्रशेखर आजाद साहब, लोकदल के अध्यक्ष मंटू साहब, हमारे स्टेज पर क्योंकि बहुत से जिम्मेदार साहिबान बैठे हैं, लिहाजा अगर किसी एक साहब का भी नाम रह जाएगा तो ये बेअदबी होगी। लिहाजा मैं उन सबको इंतहाई अदब के साथ मुखातिब करते हुए आपको, अपने बच्चियों को, बहनों को, अजीजों को और वो जो यहाँ खाकी वर्दी में खड़े हुए हैं उनको भी मुखातिब करना चाहता हूँ। हेलो। हंसता खेलता ये शहर था, सुनो भैया सदियों की गुलामी का नमूना ये शहर, यह गुलामी की ऊंची मीनार, अय्याशियों के लिए बनाए गए ये महल, शहर वालों को दूर रखने के लिए बुलंद दीवारें, इस किले की याद मैंने तकरीबन 50 बरस आपको दिलाई है और इन 50 सालों में न जाने कितने लरसते हुए दिल और कितने ही टपकते हुए आंसुओं को अपनी हथेली पर लिया है। यही किले का मैदान था, यही अय्याश गाह थी, इसके सामने मेरा पूरा खानदान मौजूद था, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, और यहीं मेरे सीने पर उस वक्त के मेंबर पार्लियामेंट जो के नवाबजादे भी थे, उनके साथ बदमाशों का एक टोला था। मेरे सीने पर इस तरह से तकरीबन 8-10 रिवॉल्वर घुसेड़ दिए गए थे, गोली चली थी, मेरे पैर पर गिरे थे तमंचे, लेकिन किसी हथियार से गोली बाहर नहीं निकल सकी थी। मैं जिंदा खड़ा हूं आपके सामने, लेकिन मैंने किसी से इंतकाम नहीं लिया था। इसी मैदान में जब सरकार बनी और हेलीकॉप्टर उतरा, यही जगह मैंने कहा था, रामपुर के लोगों, तुमने सुना है भगवान होता है, तुमने सुना है अल्लाह होता है, मैंने देखा है अल्लाह भगवान होता है। किसी से बदला नहीं लिया, किसी के खिलाफ कोई मुकदमा या रपट कायम नहीं कराई। गर्ल्स कॉलेज का दरवाजा आज भी गवाह है गोलियों के उन निशानों से जो सब गोलियां चली थी सिर्फ मुझे बचाने के लिए। बचाने वाला तो वो था, लेकिन बहुत फायरिंग हुई थी, बहुत देर तक फायरिंग हुई, मार नहीं सके थे। और इसलिए नहीं मार सके थे कि कुदरत को आने वाले कल के बारे में कुछ फैसले लेना थे। हमारे और आपके बीच के उस अटूट रिश्ते को अमर बनाना था जो आज भी हमारे और आपके बीच पाए। ये बुलंद इमारत जिसकी बुलंदी को देखा नहीं लोगों ने, ये खाना है खुदा जिसको तकब्बुर का अगर जमीन और आसमान के बीच किसी को हक है तो मालिक के हकीकी के अलावा किसी को तकब्बुर का हक ही नहीं है। लेकिन ये तकब्बुर की इमारत उस खाना खुदा की मीनार से ऊंची है, क्योंकि उस वक्त के हाकिम का तकब्बुर नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के तकब्बुर से ऊंचा था। और उस वक्त मैंने इसी मैदान में आपसे वादा किया था, एक ऐसी मीनार बनाऊंगा जिसकी ऊंचाई इस तकब्बुर से ऊंची होगी, और वो मीनार मैंने बनाई। इसी मैदान में
बारहा तुमसे कहा था कि तुम्हारे शहर को दुनिया के नक्शे पर लाऊंगा। तुम हंसे थे मेरे पर, तुमने मजाक बनाया था मेरा, तुमने दीवाना और पागल कहा था मुझे, और इसलिए कहा था कि न मेरे पास कल कोठी थी, न कल बंगला था, ना आज है, न कल कोई शान और शौकत थी, ना आज है। एक सफेद कुर्ता, एक सफेद पाजामा और एक काली बंडी और टोपी के सिवा मेरे पास वो नहीं था जिससे मैं किसी को मरूब कर सकता, किसी को दबा सकता। मेरे पास तुम्हारे लिए झलकता हुआ दिल था। तुम्हारी बदनसीबी की लिखी हुई तारीख मेरी आंखों में पड़ी थी। जब तुम्हारी असमतों को घरों से निकलने की इजाजत नहीं थी, जब दम तोड़ देती थी असमतें यहां, और वो खास बात शाहबाद की लक्की कोठी जहां आजादी के बाद न जाने कितने कंकाल मिले। एक ऐसा था रामपुर, किसी को हक कहने की इजाजत नहीं थी, और उस वक्त का हाकिम, उस वक्त का नवाब अपनी महफिल में अगर किसी को गधे का बच्चा कहता था, गोया उसे दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री दे दी जाती थी। यह था तुम्हारा नवाब, यह थी तुम्हारी तकदीर। 1857 में मेरठ से जाले निकले, अंग्रेजों की फौज से लड़ते हुए निकले, मुरादाबाद तक आए, और रामपुर की फौजों ने उनका कत्लेआम किया। ये मुजरिम इमारतें हैं, इन्होंने जुल्म किया है मुल्क के साथ। एक नहीं, न जाने कितने वाकयात इनके जुल्म के हैं जो आप भी जानते और हम भी जानते हैं। 1947 में नहीं, 1857 में हिंदुस्तान आजाद हो गया होता अगर गद्दारों की ये इमारतें न होती। 1857 की चिंगारी को बुझाने वाला यह खानदान 1947 में सफेद टोपी लगाकर कांग्रेसी हो गया। वो जो कल हाकिम था वो फिर हाकिम हो गया। लेकिन फर्क तो देखो रामपुर वालों, जिस नवाब के सामने तुम 7 बार झुककर सलाम करते थे, जब वो गोरी चमड़ी वाले के सामने जाता था तो 70 बार झुककर सलाम किया करता था। और तुम्हें बताया है मैंने, मेरी गलती है नौजवानों कि मैं बहुत दिन तक इन लोगों को तुमसे रूबरू नहीं करा सका। मैं नहीं चाहता था कि वो गलीज गर्द जिसे हमने अपने दामन से उड़ा दिया है, एक बार फिर वो लौट कर वापस आए। नवाब की कुर्सी 1857 के गदर को नाकाम करने, आजादी की पहली चिंगारी को नाकाम करने के एवज नवाब की कुर्सी मलका विक्टोरिया के बराबर पड़ने लगी। वो नवाब जिसकी कुर्सी मलका विक्टोरिया के बराबर पड़ती थी, उसे 2 लक़ब मिले, फर्जंद दिलपजीर और फर्जंद इंग्लिशिया। बाप का नाम नहीं, अंग्रेज के नाम से जाना गया यहां का नवाब। लेकिन रामपुर के साथ हुआ क्या? रामपुर के साथ यह हुआ कि जिस सड़क पर नवाब की गाड़ी चलती थी, उस सड़क पर तुम नहीं चल सकते थे। जो दरवाजे बनाए गए थे, उन दरवाजों से तुम नहीं निकल सकते थे। एक गेट था यहां पर जिसका नाम था शाहबाद दरवाजा, एक और दरवाजा था जिसका नाम था नवाब दरवाजा। वो इतने पतले बनाए गए थे कि सिर्फ नवाब की गाड़ी निकल सके, क्योंकि नवाब की गाड़ी के अलावा किसी के पास गाड़ी होना तो दूर की बात, मजबूत पैर भी नहीं थे। तो दरवाजे गिरा दिए गए। आजाद हिंदुस्तान में गुलामी की निशानियां इसलिए नहीं गिराई गई कि उन दरवाजों से नफरत थी। आप आज शाम चले जाना,
जब बच्चों का स्कूल छूटता है चले जाना, कितना बड़ा है इसका गेट, कितना बड़ा बना है, लेकिन घंटों सवारियां वहां से नहीं निकल सकती। मैं तुमसे पूछता हूं, अगर वो दरवाजा नहीं बदला गया होता, बताओ तुम किस रास्ते से निकलते? आपसे पूछता हूं। अगर बाबे न बना होता, तुम किस रास्ते से निकलते? बाबे निजात न बना होता, बाबे हयात न बना होता, जिंदगी का कौन सा रास्ता तुम्हें मैसर होता? इन गुनाहों की कितनी सजा दोगे हमको? आज मौलाना मोहम्मद अली जौहर शौकत अली के नाम से जो सड़कें मंसूब हैं, वहां की जमीनों की कीमत कैनॉट प्लेस की जमीनों से ज्यादा महंगी है। जहां यूनिवर्सिटी कायम हुई है, 5,000 रुपया बीघा जमीन लेने वाला कोई नहीं था। आज 50 लाख रुपया बीघा जमीन देने के लिए कोई तैयार नहीं है। किस बात की सजा दी है? किस गुनाह की सजा दी है तुमने हमें? दुनिया का कौन सा ऐसा इंसान है जो हम पर तुम्हारी खातिर नहीं लगाया गया? कौन सा जुल्म है जो तुम्हारी खातिर नहीं हुआ हम पर? मैं और मेरे फका बर्बाद कर दिए गए, तुम तमाशा देख रहे। तुम्हारी आंखों में रहम का, दर्द का एक आंसू तक नहीं आया। मैं शर्मिंदा हूं, तुम बोलना। फातिमा जली का शौहर आज भी जेल में बंद है। मासूम बेगुनाह बच्चे आज भी जेल में बंद है, बिजनौर की जेल में बंद है, इसलिए कि उनके नाम चंद्रशेखर भाई आपके नाम से नहीं मिलते। अखिलेश साहब, उनके नाम आपके नाम से नहीं मिलते। इस गुनाह की सजा है हमारी। जमाना याद करेगा और जमाने को याद रखना चाहिए कि हम उस अजदाद की नस्ल हैं जिसके सामने बादशाह होते हुए अंग्रेजों ने चांदी की थाल में लाल दुशाला उड़ाकर उसके 2 जवान बेटों को सब नाश्ते के लिए भेजते। हम वो नहीं हैं जिन्होंने गद्दारी की हो। हम जस्टिस बेग की नस्ल हैं। जब उनसे अंग्रेजों ने कहा कि भगत सिंह को फांसी देना है, तो उन्होंने अपने स्त्री से मेरे लिखा, आई एम ए जज नॉट अ पिक्चर। मैं जज हूं, कसाई नहीं हूं। और ये कहकर जस्टिस बेग ने अदालत की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया और भगत सिंह को फांसी नहीं दी। बड़ी फांसी नहीं। हम वो हैं। हमसे ये पूछा जाता है कि तुम्हारा लिबास क्या है, नकाब किस चेहरे पर है, लाउड स्पीकर कहां लगा है, आवाज कितनी है, और उलमा को इतना मजबूर कर दिया जाता है, इतना लाचार कर दिया जाता है कि जामे मस्जिद का इमाम, ईदगाह का काजी ये कहने लगे कि जुमे की नमाज घर में पढ़ो, जुमेतुल विदा की नमाज घर में पढ़ो, ईद की नमाज घर में पढ़ो। ऐ हिंदुस्तान के चलाने वाले लोगों, मस्जिदों को वीरान कर दिया, अल्लाह के घर को वीरान कर दिया। ईद के मौके पर जामे मस्जिद की एक सफ नहीं भरी, ईदगाह में पक्का चबूतरा नहीं भरा। आखिर इतना जुल्म क्यों? इस जाति की कोई वजह? मुल्क के चलाने वालों, हमारा कोई जुर्म
इसलिए कि ये वतन हमारा था। आज इसे अपना कहने का हक नहीं रहा हमारे पास। इसे मादरे वतन कहने का हक नहीं रहा आज हमारे पास। हमारी किराएदारी तक खत्म कर दी गई। मालिकाना हक खत्म हो गया। बापू आपने रोका था हमें, मौलाना साहब आपने रोका था हमें, सरदार पटेल जी आपने रोका था हमें, पंडित जवाहरलाल नेहरू आपने रोका था हमें। ये मुल्क मजहब के नाम पर आपने बांटा था, इन बच्चों ने नहीं बांटा था, हमने नहीं बांटा था। मजहब के नाम पर देश के टुकड़े कर दिए और बचे हुए लोगों के टुकड़े अब किए जाने की साजिश बना। हम तो अपनी मर्जी से रुके थे, आप नहीं जा सकते थे, हम जा सकते थे। हमारे अजदाद अपने वतन के लिए रुके थे, हिंदुस्तान के लिए रुके थे, इसकी शान के लिए रुके थे। यहां की जमीन में अपना खून और पसीना बहाकर यहां के लिए उपजाऊ खेती उगाने के लिए रुके थे, मजदूरियां करने के लिए रुके थे, टायर का पंक्चर जोड़ने के लिए रुके थे, आपकी मोटरसाइकिल संभालने के लिए रुके थे, आपकी कोठियों की बुनियादें खोदने के लिए रुके थे, आपकी कोठियां बनाने के लिए रुके थे, आपके घरों पर पोछा लगाने के लिए रुके थे, आपके घर खाना बनाने के लिए रुके थे, आपके यहां झाड़ू पोछा करने के लिए रुके थे। आपने हमसे मजदूरी का हक भी छीन लिया, आपने हमसे हमारी खुददार जिंदगी का हक छीन लिया, आपने हमारी आंखों के आंसू खुश कर दिए, कमजोर लोगों की दिलों की धड़कनों को खामोश कर दिया। एक खौफजदा, ये एक ऐसा मैदान जिसमें अखिलेश यादव जी और इनके मरहूम वाली जब तशरीफ लाते थे तो जोश और नारों से यहाँ की दीवारें और इमारतें कांपा करती थी। आज सहने बैठे हैं लोग। इतनी फौज उतार दी गई रामपुर में, फौज के हवाले कर दिया रामपुर को। इस वक्त शहीद बस्ती को लगता यह है जैसे किसी खैर मुल्क का हिस्सा है। ये बगावत करने वाले हो, अरे ये निहत्ते आप भूखे पेट किससे बगावत करेंगे? इन्हें मत मारने आओ। वर्दियों वालों, तुम्हारी दहशत से ये खौफजदा होने वाले नहीं है, मायूस जरूर हो गए हैं कि ये कैसा हमारा वतन हो गया, ये मादरे वतन कैसा हो गया, जहां सत्ताधारी पार्टी के स्टेज पर सिवाय गौकशों के कोई नजर नहीं आता, गाय काटने वालों के सिवा कोई नहीं आता। 50-50 मुकदमे हैं, दरोगाओं को घर में बंद करके मारने वाले आज भारतीय जनता पार्टी की शान बने हुए। बताओ गौ माता का क्या होगा जब गौ प्यारे स्टेज पर बैठे होंगे, क्या होगा? कोई गवाह लाओ। 4 बार सरकारें रही, अगर किसी एक गौकश की सिफारिश की हो, किसी एक की, और आज गौकशों की चांदी आई हुई है, सबसे ज्यादा सम्मान उन्हीं को मिल रहा है। और जो असल भाजपा वाले थे खुददारी बिछाए, खुददारी बिछाए। क्या होगा? ये कैसा हिंदुस्तान है? ये क्या हो गया? गौकशों का राज आ गया। वजीर आला आप तशरीफ लाने वाले हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे प्यारे गौ प्यारे क्यों हैं? क्यों है गौ प्यारे? डीपू है, कहीं नौकरी है, वजीफा मिल रहा है, या गरीब को घर मिला हुआ है, दरोगा साथ जाते हैं, सीओ साहब तशरीफ ले जाते हैं, माशाल्लाह है भी आसमान छूने वाले।
अल्लाह ने कदो कामत भी ऐसे ही शानदार दिया है। बड़े हसीन आदमी हैं। एसपी साहब भी हमारे बड़ी अच्छी बातें करते हैं माशाल्लाह। लेकिन एक कलेक्टर साहब हैं, उनका कुछ ना बयान सुनने को मिलता है। क्या हो गया? कलेक्टर की सीट खत्म हो गई रामपुर में, ओहदा खत्म हो गया। डीएम तो लगता है कोई है ही नहीं यहां। या तो मशीन बरामद कर लाए, किस चीज की? झाड़ू देने वाली। रपट लिखवाई कि नगर पालिका की मशीन यूनिवर्सिटी ने चुरा ली। पर्सन साहिबा बैठी हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ना हमने ये मशीन खरीदी थी ना हमारी है। 400-450 एकड़ की जमीन में बनी हुई यूनिवर्सिटी, जगह जगह से आपने दीवारें तोड़ दी, पुलिस पड़ी है वहां। आज जो चाहो बरामद कर लो। एक मशीन क्या, वहां से आप जहाज, AK-47 बम जो चाहो बरामद कर लो। भाई आपके कब्जे में है। रामपुर वालों, हम 4 साल तकरीबन रामपुर से दूर रहे। 3 बरस एक कोठरी में मैं, मेरी आने वाली नस्ल का जिम्मेदार मेरा बेटा 8x11 की कोठरी में बंद थे। किसी को मिलने और आने की कैदी को इजाजत नहीं थी। एक बाप के लिए इससे बड़ा गम और क्या हो सकता है कि उसी की नस्ल उसके सामने भीगी आंखें लिए बैठी हो और बाप उसकी कोई मदद न कर सकता। और 5 मीटर के फासले से मेरी अहलिया जिसकी मसनूई कमर पड़ी हुई है, वो हो, जेल में गिरकर टूटी हुई हंसली हो, रात से चढ़ा हुआ हो, एक मग्गा दाल का पानी हो और गेहूं की वो सड़ी हुई रोटी जो तुम्हारी नाक तक नहीं जा सके, 27 महीनों तक हमारी वो गुजर रही है। हमने क्या नहीं साथ तुम्हारे लिए क्या किया था तुमने? एक वोट ही तो दिया था, लो उसका भी हक खत्म हो गया, वो भी तुम्हारी वजह से छीन गया। बस एक चीज बाकी है कि अभी मैं शहरी हूं हिंदुस्तान का, मेरी वतनियत बाकी है। मैं चाहता हूं कि मेरे रिश्तेदार यहां की जमीन में दफन होने के लिए बचे थे। अगर ये जमीन हमें दफन होने के लिए, इससे हमारा हक वापस न लिया जाए। मुल्क के चलाने वालों, तुम्हारा ये एहसान बिल्कुल नहीं होगा। हम बड़े लाचार हैं, अपनी औलाद की पैदाइश साबित नहीं कर सके। मां की कोख ये नहीं बता सकी कि उसका बेटा कब पैदा हुआ था। ये हमारी बदकिस्मती है। नगर निगम का रिकॉर्ड हम सच्चा साबित नहीं कर सके। अस्पताल के रजिस्टर को हम सच्चा साबित नहीं कर सके। डॉक्टर के दिए हुए बयान को हम सच्चा साबित नहीं कर सके। बेटे का 2 बार एक्सरे हुआ हड्डियों का, उसे हम सही साबित नहीं कर सके। मैटरनिटी लीव जो मां, सरकारी नौकरी में, किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से बच्चियों को पढ़ाने वाली मां 1 बरस जेल में रही। यही दिया तुमने है, यही लौटाया है। हम तो बहुत रोए थे तुम्हें याद नहीं है? तुम्हारे अजदाद, तुम्हारे बाप और तुम्हारे दादा जरा टेक्सटाइल में जब मजदूरी करते थे, तो हम उनके पीछे नहीं, उनके आगे खड़े होते थे। वो भी बड़ा सख्त जमाना था, नवाबी का उरूज था, कांग्रेस की सरकार थी। ऐसे ही वर्दी वाले अपनी संगीनें लेकर खड़े होते थे। यही सही कुछ मंजर। देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये वजीर आला की हैसियत में आते थे तो 10 से 15 वर्दियां नजर आती थी, वरना नजर नहीं आती थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज तुम कम हो और वर्दियां ज्यादा हैं। क्या कहना, वाह बहादुरों, वाह मेरे देश को चलाने वालों, वाह, मुबारक मुबारक तुम्हें, निहत्तों को डराने वालों, बेकसों को डराने वालों,
बुर्का पोशों पर बेत उड़ाने वालों, मुबारक तुम्हें ये जमामत की बहादुरी, मुबारक तुम्हें मुल्क की सरहदों को बचाने वालों, मुबारक की बहादुरी तुम्हें। पूरा शहर सेंसिटिव है, पूरे शहर से खतरा है। अरे रामपुर वालों, तुम तो दुनिया के लिए दहशत बन गए। तुमने इतना डरा दिया राज्य सरकार को और देश की सरकार को कि सारी फौज रामपुर में आ गई। और जिंदाबाद, अरे एसपी साहब जिंदाबाद, सीओ साहब जिंदाबाद, ये थानेगंज के इंस्पेक्टर साहब जिंदाबाद, ये कोतवाली वाले 2 महीने बाद रिटायर होने वाले माशाल्लाह लकदक हो गए, लकदक हो गए। अजी सूट कर डाल दिया पूरे रामपुर को। अगर 5 रुपए गिर गए तो का भैया हट के चलो, हट के चलो। वाह, अरे वाह चरित्रवानो, वाह, हम मुर्गी चोर, हम मुर्गी डकैत और तुम पतली गलियों से। रुक जाइए। वाह, 1 महीने से मोटरसाइकिलें गलियों में 500 की फौज। अरे नेक बख्तो, क्या कर रहे हो? ये तेल देश के लिए बचा कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? गलियों में गलियां देख रहे हैं। अरे क्या औकात बना दी भाई, क्या कर दिया ये? फ्लैग मार्च हो जाता था तो दहशत मच जाती थी कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या हो गया। मगर अब तो ऐसा है, फ्लैग मार्च ऐसा हो गया तो मिसाल भी नहीं दे सकता, बुरा मान जाएंगे ये सब। इतनी औकात गिरा दी, इतनी हैसियत गिरा दी। क्या कर रहे हो? आ जाओ यहां, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आप यहां आ जाओ, ये 2 सर्टिफिकेट मिलेगा, हम भी ताली बजाएंगे भांडों की तरह। थोड़ी भांडगिरी आप ही कर लो, हमें भी भांड बना लो। नहीं, भांडगिरी से सियासत नहीं होती, भांडगिरी से देश नहीं चलता। खाकी वर्दी के वफाद को बर्बाद कर दिया है, खाकी वर्दी की दहशत को खत्म कर दिया है, रोज के फ्लैग मार्च से वकाल खत्म हो गया है। क्या कर रहे हो एसपी साहब? आप तो बड़े बहादुर आदमी है, मशीन निकाल रहा है। अरे वाह वाह, फर्नीचर उठा रहा है। कलकत्ते के कबाड़ी बाजार से खरीद कर लाता था ट्रक के ट्रक, और जब उतरता था तो कबाड़ी कहते थे आजम भाई आ जाओ। कोई 20 रुपए की अलमारी, कोई 50 रुपए की मेज लाकर उसकी मरम्मत कराता था, पॉलिश कराता था। ये रहा मदरसा आलिया, जब तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई के लिए उसे लिया, उससे 40 साल पहले वो खत्म हो चुका था, बंद हो चुका था। बच्चे पढ़ा रहा हूं, कौन है? बच्चे पढ़ा रहा हूं, सब धर्मों के, सब जातियों के बेटियां पढ़ा रहा हूं, रह नहीं रहा हूं। पुलिस वालों, गली में रहता हूं। देश के जवानों, बहादुरों, इन्हें 5 तारीख को मारना मत, इन्हें डराना मत, वरना याद रखना किसी एक बदनसीब की भी आंख पड़ गई तो बर्बाद हो जाओगे। वो एक सीओ साहब थे, ऐसे ही थे माशाल्लाह, वो भी कांस्टेबल बना दिए गए। कांस्टेबल या तो सीओ साहब थे या सिपाही रह गए। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। 2 बलात्कार में बंद गए, अभी जमानत भी नहीं हुई। एक और अफसर साहब थे,
यूनिवर्सिटी की इमारत में ताला डालकर आए थे, घर गए, दर्द उठा, 5 मिनट में मर गए। हम पर जुल्म करने वालों मिलेंगी सजाएं, देर लग सकती है, आहें रायगा नहीं जाएंगी। इसलिए जुल्म करते वक्त इस बात का ध्यान रखना, ये वही गरीब लोग हैं जिन गरीब घरों से तुम आते हो। तुम्हारे कंधों पर सितारे जरूर लगे हुए हैं, लेकिन ये सितारे जुल्म करने के लिए नहीं लगे हैं, हिफाजत करने के लिए लगे। बहुत बढ़िया। अगर कहीं ज़मीर है और कहीं तुम्हारे दिल में कुछ है तो अपने आप से सवाल करना, और तुम अपने आप से न कर सको तो अपने वालिद से करना, अपनी वालदा से करना। क्या इसीलिए आपने हमें खाली वर्दी पहनने के लिए राय दी थी कि हम गरीब पर जुल्म करें, सख्ती करें, उनके साथ अन्याय करें? क्या अफसर साहब इसीलिए आप बरेली से तशरीफ लाए थे? हमारे पास रिकॉर्डिंग है आपकी, और याद है हर जुल्म का सबूत है हमारे पास। उस गरीब की जो मौत हुई है शहादत की, हमारे पास उसका भी सबूत है। हम आपके हर चीज का रिकॉर्ड करते हैं। जितने दरवाजे तोड़े हैं आपने घरों के, हमारे पास सबके फुटेज हैं, सबकी वीडियोस हैं हमारे पास। दरवाजे तोड़कर घरों में घुसकर पके हुए खानों पर डांटे मारकर उनके खानों को फेंककर बच्चों को भूखा रखते हो। यही है तुम्हारा फर्ज, यही है जिम्मेदारी। अरे डरो अपने मालिक से, डरो उस पैदा करने वाले से, और डरो उस काम करने वाले से जिसने तुम्हें इस काबिल बनाया है कि ये वर्दी तुम्हारी शान बनी है, ये सितारे तुम्हारी शान बने हैं। इसका अपमान न करो। जिम्मेदारी को पड़ी पर इतनी फौज, इतने बहादुर हैं आप, इतना डर गए इन गरीबों से। अखिलेश जी क्या हो रहा है? कहां जा रहा है ये देश? चंद्रशेखर भाई क्या हो रहा है? ये देश कहां जा रहा है? क्या होगा अंजाम? छावनी बना दिया रामपुर को, जबरदस्ती पार्लियामेंट की सीट छीन ली हमसे, 9% वोट हुआ है पोलिंग स्टेशन से। ये बैठी हैं, इन्हें मार लो, जितना चाहो मारना है मार लो। नौजवानों मार लो इन्हें, दौड़ा दौड़ा कर मारो इन्हें, क्योंकि ये बोलते पहले मारो। मैंने दुआ की है अल्लाह से, ये अल्लाह हर शहर में एक चोर पैदा कर। मुर्गी चोर, भैंस चोर, बकरी चोर, फर्नीचर चोर, किताब चोर, यूनिवर्सिटी बनाने वाला किताब चोर। अरे कोई शर्म हया तो करो। कहा ये मदरसे की किताबें हैं, उसमें रामायण भी थी। किस मदरसे में रामायण पढ़ाई जाती है भाई? मेरी कुर्सी के बराबर रखी हुई रामायण 2019 में जो किताबें लूट कर लाए थे, वही किताबें हम पर चोरी साबित कर दी। क्या कर रहे हो? अरे सरकारें तो बुराई कर सकती हैं, नेता बहुत बुरे हो सकते हैं, मेरे जैसे, मुझसे भी ज्यादा बुरे, लेकिन आप लोग तो अपने आप को वहां मत खड़ा करो जहां हम खड़े हैं। अगर हम करप्ट हो जाएंगे तो देश को बचाएगा कौन? कौन बचाएगा? इस वर्दी की इलाज लाजर खुश। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आजम खान जिंदाबाद, मोहम्मद आजम खान मोहम्मद आजम खान तुम संघर्ष। आने वाले वक्त में हर शहर में एक चोर पैदा होगा, एक डकैत पैदा होगा मेरी तरह। चोरी की दफाएं नहीं लगी हैं, डकैती की लगी हैं, जिसमें उम्र कैद हो सकती है। पहले मुकदमे में सजा हुई है सबसे ज्यादा, वो मुजरिम खड़ा है, तुमसे कुछ मांगने आया है। तुमने पार्लियामेंट के इलेक्शन में मेरा मुंह काला करा दिया, मुझे जीने का नहीं छोड़ा, और अंजाम ये हुआ कि मेरी सदस्यता भी चली गई तुम्हारी वजह से।
तुम्हारी कमजोरी और तुम्हारी बुज़दिली की वजह से। अब लाज रख लो, एक भिखारी के हाथ तुम्हारे सामने फैले हैं जो अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए वोट मांगने के लिए आया है, जो इतनी बीमारी के बाद भी दरवाजे दरवाजे जा रहा है। आजान भी तो ये कह रही है, ये कैसे आ रही है आवाज, ये कैसा लाउड, हमारी सभा खराब हो रही है इसकी वजह से। ये किसी इलाके का लाउड स्पीकर बज रहा है। एसपी साहब देखो, ये देखो आपके आदेश सुनाने जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? अरे ये आजान की आवाज कैसे आई? लगता है एसपी साहब का आदेश चला नहीं। कौन सा थाना है ये? अरे इंचार्ज साहब, तबादला हो जाएगा, आवाज आ रही है, उतारवाओ इस स्पीकर को। क्या कर रहे हो? बहुत शुक्रिया। साथियों, जोरदार नारा गुजारिश अपने कौमी सदर समाजवादी पार्टी साबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश आली जनाब अखिलेश यादव जी से तशरीफ लाए। अरे मत हिलाओ भाई, जालिम। इंकलाब 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 इंकलाब। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद, गरीब आवाम, गरीब आवाम, देश के जवान, एसपी साहब, सीओ साहब जिंदाबाद, पुलिस वालों जिंदाबाद, तुम्हारे झंडे जिंदाबाद। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, हमारे परिवार जैसे आलम आजम खान साहब, मंच पर उपस्थित आजाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नौजवान साथी चंद्रशेखर आजाद, हमारे साथ विधायक अब्दुल आजम खान साहब, विधायक नसीर अहमद खान साहब, अदीब आजम और मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के और हमारे आपके प्रत्याशी आसिम रजा साहब, एसटी हसन सांसद और मंच पे बैठे हुए सभी समाजवादी पार्टी के नेता, आरएलडी के अध्यक्ष, इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। और मैं मंच से अभी कुछ अधिकारियों की जिंदाबाद के नारे सुन रहा था। शायद आजाद भारत में पहली बार किसी पुलिस वालों के नारे जिंदाबाद लग रहे होंगे। ये पुलिस के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई हो नहीं सकती, क्योंकि हम और आप वो लोग हैं जो कानून और संविधान को मानते हैं, और जो लोग वहां दूसरी तरफ बैठे हैं वो न कानून की परवाह कर रहे हैं, न संविधान की परवाह कर रहे हैं। हम में और उनमें इतना ही फर्क है कि हम और आप जो इस आजाद देश को हमारे पूर्वजों ने, पुराने हमारे बुजुर्गों ने जो हमें संविधान दिया, हम संविधान को मान करके हम संविधान के दायरे में रह रहे हैं, और जिनसे हमको लड़ना पड़ रहा है, जिनके बारे में हमें आज जिंदाबाद बोलना पड़ रहा है, वो न संविधान मानना चाहते न कानून। और कल अगर ये माफी भी मांगेंगे तो बताओ आदरणीय आजम खान साहब, उनके परिवार, उनका बेटा, उनकी पत्नी के क्या वो दिन जो जेल में रहे वापस हो जाएंगे? सोचो इन बातों का।
इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं, हमें जो कुछ जोखिम उठाना पड़े हमें उठाना चाहिए। ये वोट की ताकत से आए हैं और वोट की ताकत से ही बाहर जाएंगे। हमारे आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमने आपने कई चुनाव देखे हैं, ये पहला चुनाव नहीं देख रहे हम और आप। इससे पहले हम लोगों ने पंचायत के चुनाव में लुटता हुआ देखा। पंचायत के चुनाव में जो लोग जीते वो हार गए, जिन्हें जनता ने हराया वो कुर्सी पे बैठ गए। आप हम लोग अभी कुछ दिन पहले चुनाव लड़े थे। ये पहली बार लोकतंत्र में ऐसी तस्वीर नजर आ रही है कि जिसके साथ जनता खड़ी थी वो चुनाव हार गए, और जिनकी रैलियों में सभाओं में कुर्सी खाली थी उन सत्ता में बैठ गए आकर के। ये जो पिछला चुनाव हुआ, ये जनता हमारी आपकी सरकार बनाने के लिए वोट दे रही थी। सरकार हमारी आपकी छिन गई। हमारी आपकी सरकार होती तो शायद हमको आपको ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। मैं अभी भीड़ में अपने सिख भाई तेजिंदर बिर्द को देख रहा हूं। मैं आपको लखीमपुर की कहानी याद होगी। किसान अपने हक और सम्मान को लेकर के आंदोलन कर रहे थे। पीछे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके समर्थक लोग लेकर गाड़ी लेकर के आए और रौंद दिया। उसमें सबसे पहले टक्कर अगर किसी को लगी तो किसान को लगी, और तेजिंदर बिर्द को लगी और उनकी जान बच गई। जाने गई उसमें हमने और आपने देखा। इन्हीं के लोगों ने जो किसान का हक मान रहे थे उनकी जान ले ली इन्होंने। और आपको याद होगा, हम सिख भाइयों को और किसान भाइयों को बधाई देंगे। उनकी ताकत एक थी, एकजुट हो गए, और जैसे ही सरकार को पता लगा कि एक हैं और एक होकर के वोट डाल देंगे तो इनकी सरकार चली जाएगी, तो आपको पता होगा रातों रात देश के प्रधानमंत्री माफी मांगने आ गए। देश से माफी मांगी, किसानों से माफी मांगी, वो काले कानून वापस हो गए। ये कोई एक विधानसभा का चुनाव नहीं है। आपको हमको कोई ये कह सकता है कि एक विधानसभा का चुनाव है। मैं आपसे कह के जा रहा हूं, आप ये चुनाव जिताइए और 24 से पहले के बाद आप देख लेना उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बचेगी, नहीं रहेगी सरकार। और ये बात मैं यूं ही नहीं कहता हूं। ये जो दो डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, आपने देखा होगा, जगह जगह आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लोग माफिया हैं, हम लोग अपराधी कहते हैं। वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। मैंने पहले भी ऑफर दिया, और मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं। लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। क्या डिप्टी सीएम बने घूम रहे हो? डिप्टी सीएम ने क्या रखा है बताओ? जो अपने विभाग के एक सीएमओ डॉक्टर का ट्रांसफर न कर पाए, वो डिप्टी सीएम है। एक दूसरे डिप्टी सीएम है, उनका विभाग बदल दिया, और जिस विभाग में वो मंत्री बने उस विभाग का बजट ही नहीं है। हम तो उन्हें ऑफर देने आए हैं। हम ऑफर देते हैं, हमारे 100 विधायक पूरे आपके साथ, जब चाहो तब मुख्यमंत्री बन जाओ। हम लोग इंतजार नहीं करना चाहते, और हम लोग भी बनना चाहते हैं। जहां तक सवाल चुनाव का है, ये डरा क्यों रहे हैं आप? क्योंकि वोट आपका जाता है। आदरणीय आजम खान साहब को मानने वाले लोग हैं। केवल आप और हम नहीं, पूरा देश जानता है कि आजम खान साहब के ऊपर सब झूठे मुकदमे लगे हैं। बताओ, झूठे मुकदमे लगे कि नहीं लगे?
और जब सरकार बनने का समय आया था तो ये अधिकारी अपना रंग रूप बदल लिए थे कि नहीं बदल लिए थे? ये तो हमारी आपकी सरकार नहीं बनी, इसलिए पुलिस खड़ी है। मैंने उस समय भी कहा था टेंट में जब ये खड़े हुए लोग थे, सबसे जल्दी बदलने वाले यही लोग हैं। और हमने उस समय देखा है बदलते हुए। समय से बड़ा बलवान कोई नहीं है। ये जो लोग अन्याय कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, जो सत्ता में मुख्यमंत्री हैं, उनकी फाइल मेरे सामने आई थी और फाइल में कहा गया था कि इनके ऊपर केस रजिस्टर हो, कार्रवाई हो। हम लोग समाजवादी लोग हैं, कभी नफरत और एक दूसरे को परेशान करने वाली राजनीति नहीं करते। हम लोगों ने फाइल ही वापस कर दी थी। और ये बात अगर गलत है, अधिकारियों से पूछ लें सरकार के लोग। अब हम लोगों को इतना मजबूत मत बनाओ, इतना कठोर मत बनाओ कि अगर हम लोग सरकार में आ जाएं तो आपके खिलाफ भी वही कार्रवाई करें जो आज कार्रवाई नहीं देख रहे। इसलिए मैं आखिरी में इतना ही कहना चाहता हूं, ये रामपुर का चुनाव नहीं है, ये सरकार को हिलाने का चुनाव है और आदरणीय आजम साहब के साथ जो अन्याय हुआ उसका चुनाव है। आपको बताना पड़ेगा कि आप किसके साथ हैं। कोई दल नहीं है, दो ही दल हैं आमने सामने। कोई तीसरा प्रत्याशी लड़ रहा हो तो बता दो हमें। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी। एक तरफ वो लोग जो अन्याय कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, झूठे मुकदमे लगा रहे हैं और हमारा आपका भविष्य खत्म कर रहे हैं। रामपुर वो जगह है जहां देश ने पहला शिक्षा मंत्री दिया और मुझे तो लगता है कि शिक्षा मंत्री जो पहले दिए गए होंगे वो इसीलिए दिए गए होंगे कि आपके आने वाली पीढ़ी पढ़ी लिखी बने, आगे बढ़े, अच्छी जगह जाकर के समाज को एक दिशा दे। कोई रामपुर में ऐसा काम नहीं हुआ जिससे आने वाली पीढ़ी सुधर सकती थी। अगर उस काम को किसी ने किया तो आदरणीय आजम खान साहब ने किया, एक यूनिवर्सिटी बना करके और पढ़ाई के लिए आपके लिए इंतजाम कर दिया। आज अगर वो सजा पा रहे हैं, परेशानी आई है तो केवल इसी वजह से कि यहाँ के लोगों का भविष्य बेहतर करना चाहते थे। आने वाली पीढ़ी कैसे आगे बढ़े, इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम रजा साहब और आदरणीय आजम खान साहब का सम्मान बढ़ा देना। खराब दिन जरूर हैं लेकिन अच्छे दिन भी आएंगे और डर हमेशा बना नहीं रहता। डर के बाद भी कोई जीत होती है, डर के बाद भी अच्छा समय आता है। इसलिए आप लोग मदद करें और साइकिल के चुनाव चिन्ह पर एक एक वोट दे करके आदरणीय आजम खान साहब का सम्मान बढ़ा देना। यही निवेदन, यही अपील करने आया हूं। मैं चंद्रशेखर जी का धन्यवाद देता हूं, चंद्र आजाद का, कि जो अपने साथी सहयोगी के साथ मदद कर रहे हैं। मैं दूसरा दल, महान दल, उनके समर्थक भी देख रहा हूं, उनको भी बधाई देता हूं। साथ ही जो पार्टी में शामिल हुए हैं, राजा ठाकुर, पंटा महाराज, ओमवीर ठाकुर, मुनीश प्रताप, राजकुमार सिंह, काले शर्मा, रोशन लाल, मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस उम्मीद के साथ आने वाले समय में आप लोग साइकिल के माध्यम से एक वोट देकर